डॉक्टर राजीव सिंह जी पूर्वांचल विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की प्रमुख समाचार खबरों पर। हम जितना पैसा बोतल बंद पानी पर खर्च करते हैं उससे आधी राशि में पूरी दुनिया को स्वच्छ जल मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों में हर वर्ग के मरीजों का जून से मुफ्त इलाज। हथियार सौंपने से पहले छत्तीसगढ़ी और गोढ़ी पर्चों से युवाओं का ब्रेन वॉश। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों में अब हर वर्ग के मरीजों को मुफ्त में इलाज मिलेगा। कैशलेस की बात की जा रही है, क्या लगता है कितना अभी सुधार हो सका है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पूरे देशवासियों को चैत्र नवरात्रि, हिंदू नववर्ष एवं आने वाले रामनवमी महापर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं भेंट करता हूँ। माता रानी का और भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद आपके परिवार पे सदैव बरसता रहे, बस यही मेरी मनोकामना है। देखिए, अभी आपने जो कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी अस्पतालों में जून से मुफ्त इलाज चालू हो जाएगा। देखिए, बहुत अच्छी मैं कहूँगा मुहिम है अगर, लेकिन मुफ्त इलाज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंसल्टेशन होना चाहिए या ओपीडी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी अस्पताल अगर सबसे पहले सिर्फ इक्विपमेंट्स या उपकरणों से सुसज्जित रहे तो उसे अस्पताल नहीं कहा जाता है। जब तक कि वहाँ पे आपके सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक रहें, वहाँ पे डॉक्टरों की जितनी संख्या जितनी रहनी चाहिए उतने डॉक्टर वहाँ उपस्थित रहें। जब पूरी वो व्यवस्था में सुधार होगा, जो कि अभी छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ भी अस्पताल में हम जा रहे हैं वहाँ पे इन चीज़ों की आपको कमी देखने को मिल रही है। अच्छे डॉक्टर्स वहाँ पे मिल नहीं रहे हैं। आपको जो हर विभाग में एक सुपर स्पेशलिटी वाला रहना चाहिए वो मिल नहीं रहे हैं। तो एक अगर सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना करके आप मुफ्त इलाज दे रहे हैं तो वो एक तो तरीके से मोहल्ला क्लिनिक टाइप का हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर सरकार यह पहल उठा रही है तो अपने पूरे जितने भी छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पताल हैं उनको पूरी तरीके से व्यवस्थित और सुसज्जित करें। बिल्कुल। और तब जाकर कि यह सुविधा अगर लोगों के बीच में पहुंचाते हैं तो वाकई में वह लोगों की तरफ से स्वागत हेतु रहेगा। बिल्कुल। बस्तर में कमजोर हुए नक्सली कवर्धा मुंगेली में नया कॉरिडोर बनाने में जुटे। हथियार सौंपने से पहले छत्तीसगढ़ी और गोढ़ी पर्चे से युवाओं को ब्रेन वॉश। क्या लगता है भैया, जिस तरह अपने दायरे को बढ़ाते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं 15 साल भाजपा की सरकार भी रही, उसके बाद अभी लगभग 4-4.5 सालों से कांग्रेस की सरकार है, क्या दायरा बढ़ा है या कम होता जा रहा है? देखिए, नक्सलवाद जो है एक देश की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। भाजपा सरकार में बहुत कुछ उस पर नियंत्रण करने की मुहिम चालू हुई थी और कांग्रेस सरकार पिछले 4.5 साल से जब से आ रहे हैं तो तब से ये भी देखने आ रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक दायित्व तो मेरे ऊपर दिया गया है और आप लोगों को भी सुनने में आ रहा होगा कि नक्सलियों के कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक तो सबसे पहले जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ था उसके 6 महीने के अंदर ही एक विधायक की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद हमारे अभी जो वहाँ के जिला के पदाधिकारी और मंडल के पदाधिकारी करीब 4 लोगों की और हत्या कर दी गई, जिसका हम लोगों ने भरपूर निंदा किया था और सरकार से यह भी निवेदन किया था और कि आप जल्द से जल्दी नक्सलवाद पे रोक लगाएं, क्योंकि युवा वर्ग जिस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में भटक रहा है, यह देश के लिए एक और हमारे खासकर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत ही एक चिंताजनक विषय है। बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि हमारे युवा एक सही दिशा में जाए। जो सरकार अभी मुहैया करा रही, चाहे केंद्र सरकार अभी इतने मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई अच्छे स्कूल सभी हर आदिवासी क्षेत्र में खोले जा रहे हैं। तो बच्चे जो हैं और युवा वर्ग उसका फायदा उठाते हुए आगे एक अच्छे पद पर चलते हुए एक अच्छे पदाधिकारी बन करके देश की सेवा करें, वो ज़्यादा लाभदायक रहेगा उनके लिए और उनके परिवार के लिए, बशर्ते जो एक ये ब्रेन वॉश करके लोगों को नक्सल बना दिया जाता है या नक्सलवाद में झोंक दिया जाता है। यह पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। सरकार से पुनः मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस पे अंकुश लगाएं, रोक लगाएं, नक्सलवाद को खत्म करें, क्योंकि एक नक्सलवाद का दूसरा और एक जो चेहरा नजर आ रहा है कि ये जो एक उस क्षेत्र में धर्मांतरण की बातें बढ़ती जा रही है और धर्मांतरण को नक्सलवाद जो है वह एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए
सपोर्ट करती है, अगर कोई धर्मांतरण के विरोध में बोल रहा है तो उसकी हत्या कर दी जा रही है। बिल्कुल। तो यह एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो जो भी युवा हैं वहां पे बस्तर में हो या किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में जहां नक्सलवाद जारी है या नक्सली हैं, मैं वहां उस क्षेत्र के युवाओं से करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप जो है इस चीज को मन में अपना ब्रेन वॉश ना होते हुए एक सही दिशा में एक सकारात्मक दिशा में जा करके अपनी एक खुशनुमा जिंदगी बनाएं, तो आपके और आपके परिवार के लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल। अमृतपाल कैसे भागा, पंजाब पुलिस कर रही थी जांच। अजनाला थाने में हमले से आरोपित खलिस्तान समर्थक अमृतपाल को लेकर पुलिस की कहानी पर कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी। क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार बदली, आम आदमी पार्टी के वहाँ सीएम है, उसके बाद से जो लगातार सामने आ रहा है, क्या लगता है सरकार का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है? देखिए, मेरे कई साथी क्लासमेट्स जो हैं अभी पंजाब में हैं जी, मेरी उनसे चर्चा होती रहती है जी। आम आदमी पार्टी ने जनमत और बहुमत प्राप्त करके सरकार तो वहां बना ली जी, लेकिन पंजाब इतना बड़ा प्रदेश है कि उनसे वह प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है जी। उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। चलो, लोगों को एक घोषणा पत्र में गुमराह करके ये देंगे वो देंगे, सब चीज मुफ्त में देंगे करके उन्होंने कर तो दिया, लेकिन बाद में मुफ्त में देने के लिए किसी भी प्रदेश का एक अच्छा बजट होना चाहिए। अब पंजाब वैसे ही सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ आज के डेट में, आज की तारीख में आप देखेंगे तो प्रदेश कोई है तो वो पंजाब है। तो जहां पे आप लोगों को जो एक वादे करके उनको सपने दिखा करके उनके सपनों को साकार नहीं कर पाए, तो उन सपनों को साकार नहीं कर पाए हैं, तो एक लोगों के बीच में से एक जो ये आतंकवाद, जो मैं कहूंगा कि अमृतपाल एक दूसरे तरीके का भिंडरावाला वाला एपिसोड चालू हो रहा है। और ये अच्छी बात नहीं है कि खुले बाजार में या खुले शहर में कोई AK-47 लेकर के और उसके साथ ही लोग घूम रहे हों। ये भारत की परंपरा नहीं है और भारत में यह चीज देखने को नहीं मिलता है। भारत एक शांति प्रिय राज्य है, तो ऐसे चीजों पे केंद्र सरकार की तो नजर है ही और केंद्र सरकार जरूर अंकुश लगाएगी। अमृतपाल के सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके अमृतपाल कहां भागे हैं, ज्यादा दिन तक भाग नहीं पाएंगे, ये मैं पक्का जानता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इतने सख्त हैं ये सब मामलों में कि वह देश की चिंता करते हैं और ऐसे लोगों को कैसे किनारा लगाया जाए वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अमृतपाल जो है कितना भी छुपे वो छुप नहीं सकते हैं और ऐसे लोगों को मेरे हिसाब से एकदम समाज से एकदम अलग करके हटा देना चाहिए। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा नहीं तो नासूर बनते जाएंगे। बिल्कुल। अपमानजनक आरोपों का संसद में जवाब देंगे राहुल गांधी। सदन के नियम 357 के तहत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की अनुमति मांगी थी। क्या लगता है कि लगभग 4 दिन पहले जिस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई की बात कही, छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी इस पर टिप्पणी की कि लगातार केंद्रीय जो टीम है वो कांग्रेसियों को टारगेट कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? छत्तीसगढ़ में भी लगातार ईडी और बाकी सब चीजें चल रही है। देखिए, भारत का नागरिक होने के नाते जी, हर व्यक्ति का परम धर्म परम कर्तव्य होता है कि उसकी सबसे पहली जो एक मंशा होनी चाहिए, राष्ट्र प्रथम। बिल्कुल। मेरे लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद कुछ भी है। और यह मन में रख करके अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा, तभी हम जो विश्व गुरु बनने का एक कगार पे करीब करीब पहुंच चुके हैं जी, वह विश्व गुरु बन सकेंगे। बिल्कुल। हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, विदेश में उन्हें बुलाया जाता है और वहां जाकर के जी, वो हमारे लोकतंत्र के बारे में, हमारे देश के संविधान के बारे में गलत सलत कहें, तो ये हमारे देश का वाकई में अपमान है। और वहां जाकर के आप जाइए, कैम्ब्रिज में जाइए, ऑक्सफोर्ड में जाइए, जो अपने सब्जेक्ट हैं वो सब पे बोलिए, लेकिन भारत के बारे में आप अगर नेगेटिव बोलेंगे तो एक भी भारतवासी उसको सहन नहीं करेगा। मैं जानता हूं राहुल जी आपके डर से नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस वाले भी कई लोगों से आप पूछ लेंगे, मेरे कई जान पहचान वाले हैं जो कि बोलते हैं कि ये राहुल गलत कर रहा है और हमारी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। लेकिन ऐसी अगर कृत्य करके वह विदेश में एक बार नहीं है, ये 2-3 बार ये हरकतें हो चुकी है उनके द्वारा। और ऐसे में जब आज पूरे हमारे लोकसभा के जितने सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, वह इनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं क्योंकि उन्होंने देश का अपमान किया है और देश का अपमान भारत देश का कोई भी नागरिक सहेगा नहीं और इसके लिए राहुल गांधी को जवाब देना होगा। और अगर जवाब सही देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस पे मैं तो कहता हूं कि एक जरूर एक अपराध कायम करके कुछ ना कुछ इन्हें सजा देनी चाहिए। बिल्कुल। अब कोरबा की खबरों का रुख करते हैं। मल्टी लेवल पार्किंग प्लान भी फ्लॉप। 11.48 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी
फिनिशिंग का काम बाकी, 3 महीने में सिर्फ 2 ही वाहन पहुंचे, निगम अब इसे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने में बदलेगा। क्या लगता है जिस तरह से दुरुपयोग है कि उपयोग है, लगभग 3-4 सालों से इसे बनाया गया है, कभी कहा जाता है कि व्यावसायिक बनाया जाएगा। देखिए मैं ये कहूँगा जी, ये मेरे को लगता है 6-7 साल पुराना जी, प्रोजेक्ट हो गया, जी, 7-8 साल हो जी। गया होगा। मल्टी लेवल पार्किंग एक ऐसे जगह बनाया गया जहां से चाहे कोई हो, मैं बोलूंगा जी, अपने परिवार के साथ वहां जाकर के गाड़ी पार्क करके कोरबा कोरबा नहीं जाएगा, पुराना कोरबा या कोरबा मार्केट तक पैदल नहीं जाएगा। बिल्कुल, या तो वहां पे इनके द्वारा कुछ बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल रहनी चाहिए थी कि वो जो कि फ्री वहाँ में तक जो ले कि जाए, मार्केट तक इनको वहाँ ले तक जाए, ले जाए, बिल्कुल, है ना। जी। कुछ ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए थी। अब इन्होंने ढांचा तो बना दिया, जब ढांचा बना दिया, पास कर दिया, इसमें किस किस लोगों ने कितना कितना क्या क्या चीज किया है मैं यह नहीं बोलना चाहता हूं, जनता देख रही है। लेकिन यह कार्य जो एक मल्टी लेवल पार्किंग जो पिछले 7-8 साल से अटका पड़ा हुआ है, कभी इसको इन लोगों ने बीच में सुना था कि मल्टी लेवल पार्किंग बंद करके यहाँ पे बच्चों का और प्रसूति गृह अस्पताल बनाया जाएगा। जी, जी, हाँ, कभी अब सुनने को आ रहा है कि ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो क्या करना है इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। अमित शाह जी आए हुए थे, उनके समय में कहा गया कि यहाँ पार्किंग करेंगे। अरे इस जगह पार्किंग करके स्टेडियम तक कितने लोग पैदल जाएंगे। ये सब चीजें सोचने वाली बात है। और इसका मैं कहूंगा पूरा हमारे संसाधनों का, हमारे पैसों का, हमारा जो टैक्स भरते हैं यहाँ कोरबा की पब्लिक, उनके पैसों का, संसाधनों का पूरा दुरुपयोग किया गया है। और बंदर बाट होते हुए आपसी तो हम लोग तो संपन्न हो गए, लेकिन हमारी जनता कितनी तकलीफ में है यह चीज नहीं सोच रहे हैं उन लोग। तो जो चीज इतने पैसे में तो मैं सोचता हूं कि किसी कम से कम 4-5 वार्ड का जबरदस्त विकास हो गया होता जो इसमें लगा दिया गया है। तो ये चीजें थोड़ी सी मैं कहूंगा कि जो भी थिंक टैंक बैठे हुए हैं, जो भी सोचने वाले एक लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को सही दिशा में सोचते हुए सही कार्य करना चाहिए। ऐसे चीज एक यहाँ बना दिया, एक आप देख रहे हैं बुधवारी में ओवर ब्रिज बना दिया है। अरे कितने लोग 10 किलो का थैला लेकर के, और वहां पे आप देखेंगे तो शाम को लोग बैठे हुए हैं, वहां पे सारे नशे के चीजें हो रहे हैं ऊपर में। ये किसकी सोच है मुझे समझ में नहीं आता है। आदमी घर से आएगा, सब्जी खरीदेगा, 10 किलो 15 किलो का झोला लेकर के ऊपर सीढ़ी में चढ़ के फिर सीढ़ी से नीचे उतरेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें ये बना रहे हैं, तो अपने फायदे के लिए बना रहे हैं, लोगों के फायदे और जनता के फायदे के लिए नहीं है। अब पब्लिक सब देख रही है, पब्लिक सब जानती है, और वो आगे आने दिनों में फैसला भी करेगी। 4 दिनों में बिजली की मांग 4500 से कम, 800 मेगावाट घटी डिमांड। लिंक एक्सप्रेस 2:41 और लोकल मेमो 1:21 घंटे लेट। क्या लगता है जिस तरह से कोरबा औद्योगिक नगरी है, जितना यहाँ से बिलासपुर रेल मंडल को पैसा जाता है, उसके बावजूद जो स्थिति है, आप लोगों ने काफ़ी ज़मीनी लड़ाई लड़ी है, उसके बावजूद जो स्थिति है उसको क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें देखिए जी, एक समिति भी बनी है जिसमें हमारे आदरणीय कमलेश भैया भी है, उनकी मुहिम से शुरू की गई थी जी। और एक बहुत बड़ा माखीजा जी, कमलेश भैया, ऐसे करके पूरी टीम है जी। किशोर शर्मा जी और ये सभी लोग। जी जी जी। और 2-3 बार हमें भी जब भी मौका मिला है, इनके रेल के पदाधिकारी आए हुए हैं, बड़े उच्च पदाधिकारी, तो हम भी जाकर के उनसे, डॉक्टर मसीलाल महतो जी, देखिए एक वाकई में मैं तो यह एक समस्या मानूंगा। और मैंने भी अभी करीब 2 माह पहले एक पत्र रेल मंत्रालय को लिखा हुआ था इस संदर्भ में कि जो ट्रेनें लेट हो रही हैं, शायद वह कोयला का संचालन इधर उधर जो ज़्यादा हो रहा है उसके कारण पैसेंजर ट्रेन को लेट। देखिए पहले इस मामले में मैं ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ी सी अपने लोगों की सुविधाओं को देना चाहिए। समय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी जितनी भी जनता है वो परेशान ना हो। मेरे एक मित्र भी हैं, क्लासमेट हैं, जो कि बिलासपुर में जोन में ADRM भी हैं, तो उनसे भी मैंने जा करके गुहार लगाई थी कि आप अपने GM साहब को बोल करके ये थोड़ा सा सुचारू रूप से ट्रेन का संचालन हो, रेलगाड़ी का संचालन हो, ताकि हमारी जनता परेशान नहीं हो जो इतना लेट हो रहा है, लेट लतीफ़ी। तो सबसे बड़ा चीज़ अगर हमारे जीवन में है तो वह समय है। समय एक बार निकल जाता है तो वापस लौट के नहीं आता है। तो एक समय पे सब चीज़ हो तो सब लोगों के लिए अच्छा होगा। छोटे छोटे बच्चे ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, तो पहले पैसेंजर ट्रेन्स को एक मैं कहूँगा कि निकालना चाहिए,
उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा जो भी कमर्शियल काम हो रहा है वह भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और देश के विकास के लिए उसमें जो भी पैसा आता है वो देश के विकास के लिए लगता है, वह भी ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा टाइम टेबल, कुछ ऐसा प्रोग्राम बने कि जनता भी खुश रहे और जो इसका उत्खनन करके मालगाड़ी में जो जा रहा है सामान, वह भी सभी सही समय पे पहुंचे। बिल्कुल। विधानसभा में दी ओमपुर में आंगनबाड़ी खोलने की गलत जानकारी, ननकीराम कंवर। थाना चौकियों में लगेंगे हाईटेक डोम और बुलेट सीसीटीवी कैमरे। ननकीराम कंवर जी ने कहा है कि गलत जानकारी दी गई है कि ओमपुर रजगामार में आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। क्या लगता है विधानसभा में भी, सत्र में भी क्या गलत जानकारी पेश कर सकते हैं? इस मामले में उमेश जी मैं उतना ज़्यादा गया नहीं हूँ। कल का मामला है और आदरणीय ननकीराम कंवर जी की एक खूबी है कि अगर वह किसी विषय को रखते हैं तो बहुत ही गहराई तक जा करके, बहुत गहराई तक जा करके उस विषय का अध्ययन करके, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश के वो सबसे सीनियर लीडर हैं। बिल्कुल। दोनों पार्टी में मिला करके देखें तो उनको जो तजुर्बा है उनका एक एक चीज का, तो अगर उन्होंने उस चीज को रखा है या कहीं पे कुछ पेश किया है तो जरूर यह सत्य होगा, मैं मानता हूं, क्योंकि वो ऐसा वैसा बिना बात के कोई भी विषय रखते नहीं है कहीं पे भी, चाहे वो लोकल स्तर पे हो चाहे विधानसभा में हो। बिल्कुल। नई व्यवस्था, सुगम आवागमन के लिए यातायात विभाग का निर्णय। रूमगढ़ा चौक से शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। ये कुछ नई व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन आप भी देखते होंगे बुधवारी के पास से लगातार जो भारी वाहने हैं नो एंट्री के टाइम पर भी भेजा जाता है। बताया जाता है 200-400 रुपये सेवा शुल्क दीजिए और चले जाइए। क्या ये व्यवस्था भी काम आएगी कि फिर ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, देखिए व्यवस्था तो करना होगा, और भारी वाहनों का गलत समय में शहर में उनका जो निकलना, इधर से उधर जाना, ये जनता के लिए एक परेशानी का कारण है। तो इसको ट्रैफिक जो है वो सही तरीके से काम करें, और ये गलत परिपाटी है कि किसी से कुछ ले दे करके और उनको जाने दिया जाए, तो बिल्कुल ही गलत परिपाटी है। इसको मैं तो इसका विरोध करता हूं हमेशा, और चाहे वो ये चीज़ हो या कमीशन खोरी हो, कुछ भी हो, ये चीज़ों का मैं सदैव विरोधी रहा हूं, और यह गलत परिपाटी है जिसमें जनता को परेशानी ना हो, वह चीज़ शहर में देखने को मिलना चाहिए। जिस समय के बाद भारी वाहन जा सकते हैं उस समय जरूर जाइए। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा उमेश जी, कि जब समय खत्म हो जाती है, जैसे रात 10 बजे के बाद आप ट्रक्स का मूवमेंट करेंगे, तो जितने ट्रक चालक हैं उनको भी मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि जब वो समय समाप्त हो जाते हैं तो आप जिस गति से शहर में ट्रक चलाते हैं वो बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि 10 बजे के बाद यह नहीं है कि पूरा शहर आपका हो गया है, तभी पूरी जनता भी शहर में है और अपने परिवार के साथ, बाल बच्चे के साथ कहीं ना कहीं से आते जाते रहते हैं, तो कुछ उनको नुकसान ना हो, इसलिए गाड़ी भी आप 40, 50, 60 की स्पीड में धीरे से निकालिए। मैं देखता हूं कि आप 80, 100 इस रफ्तार में पूरे शहर के बीच में गाड़ी चलाते हैं, वो भारी वाहन है, कभी अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो आप उस गाड़ी को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरी एक आपको निवेदन के साथ चेतावनी है कि कृपया करके ये बातें ध्यान में रखते, जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं या जो ट्रक एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं, वो अपने ड्राइवरों को यह हिदायत जरूर दें कि जब भी शहर से गुजरे तो एक लिमिटेड स्पीड में, जो 40, 50 या मैक्सिमम 60 की स्पीड, उससे ज्यादा न चले। बिल्कुल। सिटी बस की मनमानी के खिलाफ निजी बस संचालकों ने खोला मोर्चा। निजी बस मालिकों को आरटीओ कार्यालय में खड़ा किया बसों के। क्या लगता है जिस तरह से कोविड के बाद से जो सिटी बसें थी उसको खड़ा कर दिया गया था, फिर सड़कों पर उतारा गया है, अब विवाद की स्थिति फिर बन रही है? देखिए, इसमें आपसी समन्वय होना चाहिए। जो प्राइवेट बस संचालक हैं और सिटी बस संचालक हैं, अब मैं दूसरे तरीके से एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर काम करता है और एक प्राइवेट डॉक्टर काम करता है, तो इसमें प्राइवेट डॉक्टर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि सरकारी अस्पताल में क्यों डॉक्टर काम कर रहा है। दोनों जो है, चाहे वो प्राइवेट वाले हैं या ये जो सिटी बसेस हैं, इन लोग दोनों ही किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? जनता को फायदा पहुंचा रहे हैं। जनता में हर एक वर्ग के लोग होते हैं, बेचारे गरीब तबके के भी होते हैं, मध्यम वर्ग होते हैं, अमीर तबके तो अपने गाड़ियों में ही ज्यादा चलते हैं। तो गरीब तबके और मध्यम वर्ग वाले, उनमें भी वो सोचते हैं, एक एक पैसे का वो प्लान करके अपनी जिंदगी चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। सिटी बसेस में कम किराया दे करके
अगर लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो प्राइवेट बस के संचालकों को यह समझना चाहिए कि एक ऐसा भी तबका है जो कि उतना पैसा दे करके नहीं जा सकता है। बाकी मैं तो देखता हूँ हर एक प्राइवेट बस पूरा भरा रहता है, जब भी इधर से उधर कहीं भी, मैं तो पूरे जिले में इधर से उधर घूमता रहता हूँ और लोग लटकते हुए भी जाते रहते हैं। तो एक आपसी समन्वय होना चाहिए और जनता की सुविधा सर्वोपरि है, जनता का जो कंफर्ट लेवल है वो सर्वोपरि रहना चाहिए। उस चीज को देखते हुए आपसी टकरार नहीं होनी चाहिए। दोनों भाई भाई ही हैं, आपस में कुछ लोग उनको सुविधा प्रदान कर रहे हैं, कुछ लोग मध्यम वर्ग को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, यह सोचते हुए आगे की गति प्रदान करना चाहिए। ग्रामीणों ने लगाया पटवारी पर परेशान करने का आरोप। आपके पास भी कई शिकायतें आती होंगी जिसमें पटवारी और आरआई के खिलाफ कई मामले दर्ज होते हैं, जिसमें कई बार उसमें हेरफेर किया जाता है। क्या लगता है जिस तरह से पटवारी और इनको टाइट किया जाना चाहिए जमीन के मामले में, वो नहीं हो पाता है? घूसखोरी की बात हमेशा सामने आती रहती है। बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत सही मुद्दा है जी। मैं ये बोलूँगा कि ग्रामीण, आज आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ जी, और ऐसे, ये तो एक न्यूज़ है, ऐसे इतने हमारे पास शिकायत आते हैं जी कि ये जो पटवारी हैं, आरआई हैं, ये इतना परेशान कर रहे हैं इन लोगों को, और हर बात में उनकी सब अपनी ज़मीन है, उसके भी कुछ अगर बेचना खरीदना हो तो नक्शे में भी बदल दिया जाता है, नक्शे में बदल दिया जाता है कि आपकी ज़मीन नहीं है, आपकी ज़मीन ये है, ऐसे करके फिर वो अगर वो पैसा दे देता है बेचारा ग्रामीण कहीं से, तो वहां पे उसको फिर से वापस बैठा दिया जाता है। तो ये जो है कारोबार बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है, राजस्व का कारोबार। मैं जानता हूं, मैं कई बार इस मुद्दे को उठाता रहा हूं, और हमारे प्रदेश में छोड़िए, जिले में ही इतना ज़बरदस्त तरीके से राजस्व मामले में घोटाला चल रहा है। ये आरआई पटवारी लोग किसके निर्देश पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीज़ उन्हीं लोग बता सकते हैं। लेकिन जो एक यह गलत धंधा चल रहा है, इस पे रोक लगानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मुखिया होने के नाते मैं उन सभी को भी चेतावनी देना चाहता हूं, जो भी हो, जो गलत काम कर रहे हैं, और सरकार ने जिन्हें बाकायदा पगार देती है, सरकार आपको काम करने के लिए नौकरी दी है, आप तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही क्या बोलते हैं, लकी आदमी हैं आप, कि आपको सरकार नौकरी भी दी है, आपको हर महीने पगार भी मिलती है। वो बेचारे किसान भाई जो कि अपनी ज़मीन में अपना फसल बो करके, उस फसल को बेच करके, और फिर उनके ज़मीनों में और इसमें दिक्कतें पैदा करना, तो उनकी आह आपको न लगे, बस यही मैं भगवान से निवेदन। तो आप अपना कार्य एक अनुशासन के दायरे में रह करके अपना कार्य संपन्न करते रहिए, और उनको खुश रखिए, क्योंकि है अपना देश बसा कहाँ, हुआ बसा हमारे गाँव में, ये एक कहावत है। तो हमारा देश जो है गांव में है, और हमारे जो गांव गरीब किसान, ये जब तक खुश नहीं रहेंगे तब तक एक देश में खुशहाली नहीं दिखेगी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जितने भी ये पटवारी है, देखिए कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा स्थिति खड़ा हो जाए कि पूरे गांव वाले आपको आकर के घेराव करके आपके साथ क्या कृत्य करेंगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ऐसा मौका लाने मत दीजिए। आप सोच रहे हैं कि अभी वो डरे हुए हैं, तो डरा एक आदमी डर सकता है, दो आदमी डर सकता है, लेकिन जब एक समूह आ जाएगा तो दिक्कत आपको आ जाएगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास प्रोग्राम में भी शिरकत करने के लिए, सार्थक संवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी, और आप सभी को पुनः चैत नवरात्रि, रामनवमी और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय श्री राम।